जय हिंद साथियों, मैं वीवीएस कार्तिक आपके अपने चैनल ओम एग्जामकर में स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं भारतीय संविधान की विकास की यात्रा, जो कि इसका सेकंड लेक्चर है और शायद मैं इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट करने का पूर्ण प्रयास करता हूं। देखिए, हम लोग उसके आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी का शासन, भारत का जो शासन था, कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो निम्नलिखित हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में कम से कम 10 वर्ष सेवा दे चुके हों। नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आय से अधिक 10 वर्ष हुए, यानी जब उनकी नियुक्ति की जा रही हो तो उन्हें अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों, इससे ज़्यादा ना हुए। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 10 से ज़्यादा वर्ष ना हुए। अगला आपका पॉइंट है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी जितने भारतीय मामले थे, इंटरनल मामले थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा कंट्रोल हो गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का सदस्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था। इसमें अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। अब है भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें कौन कौन से पॉइंट है देख लीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष की विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना चाहिए। फिर से देख लीजिए। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 5 कर दी गई। पहले 4 थी, इनको बढ़ाया गया, एक और बढ़ा दिया गया, कर दिया गया 5। इनमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था।
वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इनमें से कम आधे सदस्य का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। अठारह में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विधान सभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। अगला पॉइंट है, वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। कौन करेगा? वायसराय। अगला पॉइंट है, वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। इस अधिनियम में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अब अगला आपका एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी निर्धारित किए गए। गवर्नर जनरल को उनकी नामांकित करने के नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था। अगला पॉइंट है, परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृति व अस्वीकृति करने का अधिकार प्राप्त था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। नोट पॉइंट है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर परिषद पारित किया गया था। अगला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्य क्षेत्रों का अधिकार विस्तार किया गया। उन्हें प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देखिए। पहला है, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे विधि सदस्य। कौन? फिर से देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे विधि सदस्य। अगला पॉइंट है, विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया।
सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों को सार्वजनिक हित यानी सबके हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पहली बार 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नोट पॉइंट है लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहते हैं, तो 1909 का भारत शासन 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड वायसराय थे। प्रमुख प्रावधान क्या थे वे देखिए। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा बनी। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो इसमें शिक्षा है, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। ये हैं हस्तांतरित विषय। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। जबकि आरक्षित विषय कुछ हैं रिजर्व्ड सब्जेक्ट, वो कौन से हैं देखिए। आरक्षित विषय स्वयं ब्रिटिशों ने अपने हाथ में लिए। कौन कौन से हैं? रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि कर, आकाश सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैर श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि। नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। कौन कौन से सदस्य थे 3 प्रकार के? नंबर 1 थे इलेक्टेड मेंबर्स यानी निर्वाचित सदस्य। नंबर 2 थे मनोनीत यानी नॉमिनेटेड नॉन गवर्नमेंटल। तीसरे थे मनोनीत गैर सरकारी नॉमिनेटेड नॉन गवर्नमेंटल। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71% थी। मनोनीत सदस्यों की संख्या 18% और मनोनीत गैर सरकारी की संख्या 11% थी। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल, भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए
पृथक निर्वाचक के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे। अगला पॉइंट है नोट पॉइंट। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 से 1928। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष के बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही से साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। 8 नवंबर 1927 को कर दी। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार समझती थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत के समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्किनहेड ने की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्किनहेड ने की। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य का अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बन गया, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। जहाँ जहाँ आयोग गया वहाँ वहाँ साइमन गो बैक का नारा दिया गया। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 1928 से 29 के बीच में कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विचार होना था। अब हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। 1930 से 32 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों के संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। किस अधिनियम का? 1935 भारत शासन अधिनियम का। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयाँ थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों की मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। तीन सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची बनी। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए तथा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। संघीय सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह तथा विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित थे।
प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीली न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। वर्तमान में म्यांमार को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में से 2 सदनों की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। किसने? 1935 के शासन अधिनियम में। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। नोट पॉइंट है 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए। जिसमें कांग्रेस को 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि भारत पहुंचा। क्रिप्स के प्रस्ताव मुख्य विशेषताएं अधोलिखित थी। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। युद्ध के बाद यह संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्णतया स्थिति में रह सकते हैं, या फिर पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों यथा सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व व विकास आदि को लेकर एक समझौता होगा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के
प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई इसमें, क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेटस, संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत में संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। अगला है कैबिनेट मिशन 1946। भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। मिशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा, संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ को इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। संघ अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अब आता है। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। बाल्कन प्लान, डिकीवर्ड प्लान या इस्मा प्लान 1947। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकीवर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल सर स्टेफर्ड इस्मा, सर जॉर्ज एबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना, इस्मा प्लान भी कहते हैं। इस योजना का प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों में किया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण के पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल एवं पंजाब को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया। बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी, तथा इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। अब वेरी इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में हुआ। ये देखिए, नंबर 1 सदस्य कौन थे उसके और संबंधित उनको विभाग कौन सा मिला। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के अध्यक्ष सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण के थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा
तो इसको बलदेव से ऐसे याद करेंगे, जिसके पास बल होगी वही तो करेगा क्या, रक्षा। जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जंग जीवन राम श्रम। CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन। वहीं श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। IR चुंदरीगर वाणिज्य विभाग। लियाकत अली खान वित्त विभाग। अब्दुल रफ निस्तार डाक एवं वायु। गजनफर अली खान स्वास्थ्य। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। अब देखिए, स्वतंत्रता का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना। जवाहरलाल नेहरू क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए और वैज्ञानिक शोध मंत्री बन गए, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के मंत्री बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्रालय संबंधी विभाग देखते थे। अगले हैं डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन। RK शनमुगम चेट्टी वित्त मंत्रालय। जगजीवन राम श्रम। बलदेव सिंह रक्षा। BR अम्बेडकर विधि। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। CH भाभा वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवाई संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा। अन्य महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं, ये भी देख लीजिए और इसी अभी कुछ ही मिनट में मैं चैप्टर समाप्त करता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्फे थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक लेखा आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल कार्टिस माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1927 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट, 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। इस शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई। समस्त शक्तियाँ दो नए डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई।
लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। 1946 में संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी थे, 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। इसके साथ ही भारतीय संविधान के विकास की यात्रा का जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। मैंने जैसा कहा था कि 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ये दूसरा वीडियो है और मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और मैं ये भी बता देता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, मैं लिखित दे सकता हूं कि मेरे कंटेंट से बाहर जाएगा ही नहीं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यदि पॉलिटी से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आएंगे। मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए, आप सभी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।